Regulating Act of 1773, India Act 1784, Charter Act 1813. Hello everyone. In this lecture, we will study the various charter acts that shaped the country's administrative structure during the British colonial period, and the whole lecture would be in हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट से। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था और पिट्स इंडिया एक्ट को लागू करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था। तो चलिए सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1600 से लेकर 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। हर प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था और ये तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करते थे, यानी कि ये तीनों अपना अलग अलग कार्य करती थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट किया करती थी, जिनकी संख्या 24 थी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था और बाकी 2 प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था और बंगाल का गवर्नर जनरल रिपोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बने थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल में 2 तरीके से चल रही शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था। बक्सर से युद्ध के बाद मुगल शासक शाह आलम II ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अर्थात कर टैक्स वसूल की शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी, लेकिन इन क्षेत्रों की निजामती अर्थात प्रशासनिक शक्तियां यहाँ के नवाब के पास ही थीं। यही 2 शासन प्रणाली बंगाल में चल रही थी, जिससे लोगों को इसका नुकसान हो रहा था, क्योंकि वहाँ का ध्यान और रख रखाव नवाब को करना था, लेकिन टैक्स तो ईस्ट इंडिया कंपनी वसूल रही थी, जिससे कि लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। इसलिए इसको ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से खत्म किया गया और नवाब को हटाकर बंगाल का प्रशासन सीधा ब्रिटिश नियंत्रण में लाया गया। ट्रेड मोनोपोली 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के व्यापार एकाधिकार में कोई बदलाव नहीं किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी भी ब्रिटिश कंपनी को भारत के पूर्वोत्तर देशों में व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। कंट्रोल ऑफ कंपनी, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसायी और राजनीतिक मुद्दे संभालते थे और इनकी संख्या में भी बदलाव नहीं किया गया। इनकी संख्या 24 ही रखी गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था और बाकी 2 प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था और बंगाल का गवर्नर जनरल रिपोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। इसमें बंगाल की गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें 4 सदस्य रखे गए थे। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर के लिए भी कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। सेंट्रल लेजिस्लेचर, इसमें गवर्नर जनरल और उसके 4 कार्यकारी परिषद के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से तय करते थे कि कोई कानून बनाने चाहिए या नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर गवर्नर जनरल को कोई कानून बनाना है तो उसे अपने कार्यकारी परिषद के 4 में से 2 या 2 से अधिक सदस्यों का मत प्राप्त करना होता था, नहीं तो गवर्नर जनरल कानून नहीं बना सकेगा। गवर्नर जनरल के पास सीमित शक्तियां ही थी। ध्यान रखें इसका, ये आगे चार्टर एक्ट में चेंज होने वाला है। इसमें केंद्र मुद्दों पर कानून बनना था। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, इसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी कानून बनने के लिए वहाँ के गवर्नर को अपनी कार्यकारी परिषद का निर्णय मत प्राप्त करना होता था, नहीं तो गवर्नर कानून नहीं बना सकेगा। इसमें स्थानीय मुद्दों पर कानून बनता था। रेवेन्यू 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग स्रोतों से अपना राजस्व बनाना चालू कर रहा था। कॉमर्शियल ट्रेड, इस माध्यम से तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही पैसा कमा रही थी। रेवेन्यू फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पोजीशन, सॉल्ट टैक्स, नमक कर लगाने की प्रथा इतिहास में बहुत पहले से चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नमक कर को वसूल के लिए एक पद भी निर्धारित किया गया था, जिससे लावण्याध्यक्ष कहा जाता था। नमक पर कर लगाने की प्रथा मुगलों ने भी लगाई और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इसको जारी रखा। इन सभी मुद्दों के साथ साथ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी तरह से
निजी व्यापार में शामिल होने के लिए मना कर दिया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स नामक स्थान पर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी अंग्रेजों के लिए था। यह कोर्ट भारतीय निवासी के लिए नहीं था और इसके पहले चीफ जस्टिस बने एलिजा इम्फे। पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताएं। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट जब लागू हुआ तब इसकी कुछ विशेषताएं थी जो इसको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से अलग बनाता था। आइए उन विशेषताओं पर दृष्टि डालते हैं। मोनोपोली ऑफ ट्रेड। 1600 से लेकर अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने वाले क्षेत्रों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था और पिट्स इंडिया एक्ट में भी इन क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापार करने के लिए अधिकार केप ऑफ गुड होप के पूर्वी और स्टेट ऑफ मैगलन के पश्चिमी क्षेत्र में जितने भी देश आते थे उन सब में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। कंट्रोल ऑफ कंपनी। जैसा कि हमने आपको हमारे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट वाले आर्टिकल में बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक और राजनीतिक कार्यों को ब्रिटेन में बैठे 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालते थे। ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में काफ़ी बदलाव किए थे। सरकार ने व्यावसायिक और राजनीतिक कार्यों का संचालन करने का नियंत्रण 2 भागों में विभाजित कर दिया था। व्यावसायिक कार्यों को अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियंत्रण में ही रखा गया था और उनकी संख्या में भी कोई बदलाव नहीं किया गया था। उनकी संख्या 24 ही रखी गई थी। परंतु राजनीतिक कारण का संचालन के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नए विभाग का गठन किया और उस विभाग को बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया था। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के विभाग में 6 सदस्य का नियुक्ति किया गया था और ये सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल, सैन्य और राजनीतिक मुद्दों पर नियंत्रण करते थे। इस प्रकार जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक और राजनीतिक कार्य दोनों को संभालते थे, अब उनका नियंत्रण सिर्फ व्यावसायिक कार्यों व मुद्दों पर ही था और ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण और भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। ब्रिटिश सरकार का एक कैबिनेट मंत्री, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता था, वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अध्यक्षता करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूर्ण रूप से एक सरकारी विभाग हो गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के इन 6 सदस्यों में 4 प्रीवी काउंसिलर, एक एक्सचेकर और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसके बारे में हमने आपको बताया और इसी की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ कंट्रोल चलता था। इन 4 प्रीवी काउंसिलर को ब्रिटिश राज के द्वारा नियुक्त किया गया था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन के लिए पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरी सरकार या संयुक्त सरकार का निर्माण किया गया था। इसके साथ साथ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण करते थे, उनसे उनकी नियंत्रण करने की शक्ति को वापस ले लिया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट वाले आर्टिकल में आपको बताया था कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को के नियंत्रण में डाल दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, जिसे 4 सदस्य को नियुक्त किया गया था। परंतु पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इस कार्यकारी परिषद के 4 सदस्यों को 3 सदस्य कर दिया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेचर। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जहां गवर्नर जनरल के पास सीमित शक्तियां ही थी, जैसे अगर कोई कानून बनना होता था तो गवर्नर जनरल और उसके 4 कार्यकारी परिषद के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से तय करते थे कि कोई कानून बनेगा या नहीं। गवर्नर जनरल को कोई कानून बनाना होता था तो उसे अपनी कार्यकारी परिषद के 4 में से 2 या 2 से अधिक सदस्य का मत प्राप्त करना होता था, नहीं तो गवर्नर जनरल कानून नहीं बना सकते थे। परंतु अब पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की शक्तियां को बढ़ा दिया गया था, क्योंकि जैसे कि कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य को 3 सदस्य कर दिए गए थे। अब अगर गवर्नर जनरल को सिर्फ 1 सदस्य का मत भी मिल जाता था तो वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके कानून बना सकते थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। इसमें भी जहां 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में कानून बनाने के लिए वहां की गवर्नर को अपनी कार्यकारी परिषद का बहुमत प्राप्त करना होता था, नहीं तो गवर्नर कानून नहीं बना सकता था। अब इस एक्ट के तहत बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य के बदले 3 सदस्य कर दिए गए थे। इन 3 सदस्यों में एक को कमांडर इन चीफ नियुक्ति कर दिया गया था। राजस्व, रेवेन्यू। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जहां ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग प्रकार से पैसे कमा रही थी, जैसे कि कॉमर्शियल ट्रेड, रेवेन्यू फ्रॉम ईस्ट इंडिया टेरिटोरियल पोजेशन, सॉल्ट टैक्स, ब्रिटिश सरकार ने पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा
प्रादेशिक क्षेत्रों से कर लिया जाता था, उन करों को अब ब्रिटिश सरकार के नाम पर कर दिया गया। यानी अब इस एक्ट के तहत वे कर ब्रिटिश सरकार के नाम से लिए जाएंगे। दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा अब ब्रिटिश सरकार उन क्षेत्रों पर राज करेगी जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। पिट्स इंडिया एक्ट में बार बार पूछे जाने सवाल। रेगुलेटिंग एक्ट की कंपनियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थी? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 की विशेषताएं। दोस्तों, चार्टर एक्ट 1830 की अपनी कुछ विशेषताएं थीं। आइए 1813 चार्टर एक्ट की विशेषताएं पर दृष्टि डालें। मोनोपोली ऑफ ट्रेड। 1600 में जब अंग्रेज भारत आए थे, तब से ब्रिटिश सरकार ने भारत और बाकी पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, अर्थात कोई दूसरा ब्रिटिश कंपनी इन क्षेत्रों में व्यापार नहीं कर सकता था। ब्रिटिश सरकार ने चार्टर एक्ट 1830 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के इन क्षेत्रों में व्यापार करने की अधिकारों को कम कर दिया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। इस कारण अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरे ब्रिटिश व्यापारी और कंपनी भी भारत और बाकी के पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस एक्ट को स्वीकार कर लिया था। अब जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी बहुत ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई, इसकी वजह से ब्रिटेन के उत्पादों की बिक्री भी यहाँ बहुत होने लगी। इससे परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों को इसके कारण काफ़ी नुकसान हो रहा था और भारतीय उद्योगों में अपने उत्पाद इन ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बनने उत्पादों की गुणवत्ता के आगे नहीं टिक पाई। इस कारण धीरे धीरे भारतीय उद्योगों की संख्या कम होती चली गई और एक समय सिर्फ ब्रिटेन के ही उत्पादक की प्रयोग होना चालू हो गया था। कंट्रोल ऑफ कंपनी। जैसा कि हमने पिट्स इंडिया एक्ट वाले आर्टिकल में आपको बताया था कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसायिक कार्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक कार्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सौंप दिया था। चार्टर एक्ट 1813 में इस प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया था। जो जैसा कार्य संभाल रहा था वो वैसा ही कार्य इस एक्ट के बाद भी संभाल रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया था। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अभी भी बंगाल के गवर्नर जनरल को ही रिपोर्ट करते थे। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के उसकी कार्यकारी परिषद में अभी भी 3 सदस्य ही थे, जैसे कि हमने पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ा था। सेंट्रल लेजिस्लेचर, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया था। अगर कोई कानून बनाना होता था तो गवर्नर जनरल को अभी भी या तो उसमें कार्यकारी परिषद में 3 सदस्यों में बहुमत हासिल करनी होती थी, या तो एक भी सदस्य अगर गवर्नर जनरल के पक्ष में मत दे देता था तो गवर्नर जनरल अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके कानून बना सकता था। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही इसमें भी बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की कार्यकारी परिषद में 3-3 सदस्य को ही रखा गया था। रेवेन्यू, इसके अंदर चार्टर एक्ट 1830 के द्वारा बड़ा बदलाव किया गया था। जैसा कि हमने पहले कॉमर्शियल ट्रेड, रेवेन्यू फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पोजीशन, सॉल्ट टैक्स से होने वाले आय को एक ही माना जाता था या जोड़ा जाता था। अब इसमें इस एक्ट के द्वारा बदलाव करके कॉमर्शियल ट्रेड को अलग और रेवेन्यू फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पोजीशन व सॉल्ट टैक्स को अलग कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1830 के द्वारा अन्य कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिवर्ष भारत लोगों को शिक्षा हेतु 1 लाख की राशि को खर्च करना होता था, जिससे द्वारा भारत लोगों के लिए अच्छी शिक्षा का अवसर बना। भारत के लिए अच्छे स्कूल का निर्माण किया गया, अच्छे शिक्षकों को नियुक्त किया गया, अच्छी किताब प्रदान करने की कोशिश की गई। अदालतों की शक्तियों को भी बढ़ा दिया गया। पहले सिर्फ भारत पर ही मुकदमे चलाए जाते थे, परंतु अब भारत में रहने वाले यूरोपीय ब्रिटिश पर मुकदमे चलाए जा सकते थे। ईसाई मिशनरी को जो भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, उन्हें भी अब चार्टर एक्ट 1830 के द्वारा भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई थी। चार्टर एक्ट 1830 में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। 1830 का चार्टर एक्ट क्या है? ब्रिटिश काल में शिक्षक के विकास में 1830 के चार्टर एक्ट का क्या महत्व था? 1830 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट 1833 की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। मोनोपोली ऑफ ट्रेड, जैसा कि हमने आपको चार्टर एक्ट 1830 वाले आर्टिकल में बताया था कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार कम कर
सिर्फ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित कर दी थी, परंतु अब चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने इन अधिकारों को भी ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिए थे। इस एक्ट के तहत अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई भी व्यापार करने का अधिकार नहीं था। चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के थोड़े बहुत व्यापारी संबंध को भी ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के द्वारा खत्म कर दिया था। कंट्रोल ऑफ कंपनी। चार्टर एक्ट 1830 में हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक कार्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक कार्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालते थे। अब जैसा कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार लगभग पूरे छीन लिए थे, तो अब कंपनी के पास व्यावसायिक कार्य का कोई कार्य ही नहीं था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी देश के सिर्फ राजनीतिक कार्यों को ही संभालने लगी और जहां कंपनी के साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग अलग कार्य करते थे, तो अब दोनों मिलकर राजनीतिक कार्यों को संभालेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से प्रशासनिक इकाई थी। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। चार्टर एक्ट 1830 में जहां बंगाल का गवर्नर जनरल होता था और उसे बॉम्बे और मद्रास को गवर्नर को रिपोर्ट करना होता था, अब इस एक्ट के माध्यम से बंगाल की गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था और सबसे पहले लॉर्ड विलियम्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत के ब्रिटिश अधिकार क्षेत्रों के ऊपर पूर्ण अधिकार दे दिया गया था और उसको कंपनी के सिविल और सैन्य मुद्दों के ऊपर पूर्ण अधिकार दे दिया गया था। जैसा कि चार्टर एक्ट 1830 में गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 सदस्य थे, अब फिर से उन 3 सदस्यों को 4 सदस्य कर दिए गए थे। कार्यकारी परिषद के इस चौथे सदस्य को कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया था। यह सदस्य गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद को कानूनी सलाह और मदद करता था। यह सदस्य कभी कभी विधि संबंधित गतिविधियों में भी भाग लेता था। इस सदस्य का कार्य बाकी 3 सदस्यों से अलग था और ऐसे सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड मैकॉले थे। सेंट्रल लेजिस्लेचर। इसमें एक समस्या को खत्म किया गया था। जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी कोई कानून बनाती थी और मद्रास प्रेसिडेंसी कोई कानून बनाती थी और बंगाल प्रेसिडेंसी भी कोई कानून बनाती थी, तो ये कानून कभी कभी आपस में मतभेद उत्पन्न करते थे। इस समस्या को देखते हुए चार्टर एक्ट 1833 द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही कानून बनाने की पूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई थी। इस एक्ट के द्वारा अब बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी के लिए भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके कार्यकारी परिषद ही कानून बनाएगी। इस बदलाव को करने का एक यह भी कारण था कि चार्टर एक्ट 1830 के बाद से बहुत से ब्रिटिश लोग भी भारत में आने लगे थे और ब्रिटिश लोगों की संख्या यहाँ बढ़ने लगी थी, इसलिए इस प्रकार का बदलाव करना पड़ा था। इसके साथ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी कार्यकारी परिषद जो भी कानून बनाएगी वह ब्रिटिश संसद पास करेगी, जिसकी वजह से ब्रिटिश संसद को भी इसकी जानकारी रहेगी कि कैसे कानून भारत में बन रहा है। इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके कार्यकारी परिषद अगर कोई कानून को बनाते थे तो उसे रेगुलेशंस कहा जाता था, पर अब उस एक्ट के द्वारा इस कानून को एक्ट कहा जाने लगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि यह कानून अब ब्रिटिश संसद द्वारा पास होकर आते थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। इसके बारे में हमने आपको ऊपर बताया था कि अब एक केंद्र कानून गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी कार्यकारी परिषद बनाएगी। बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को ख़त्म कर दिया गया था। रेवेन्यू। चार्टर एक्ट 1830 में जहां कॉमर्शियल ट्रेड, रेवेन्यू फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पोजेशन व सॉल्ट टैक्स को अलग अलग कर दिया गया था, अब क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म हो गया था, तो वाणिज्य कारोबार, कॉमर्शियल ट्रेड से उत्पन्न राजस्व भी खत्म हो गए थे। अब कंपनी का राजस्व राजनीतिक कार्यों से आता था। चार्टर एक्ट 1833 से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहा जाता है? साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच सेंट हेलेना एक छोटा सा द्वीप है और यह इतना छोटा द्वीप है कि श्रीलंका इससे 512 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसका आकार 16 किलोमीटर इंटू 8 किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 4000 के करीब है। पहले यूरोप और एशिया के बीच पानी के जहाज से सफ़र किया जाता था और इसके बीच सेंट हेलेना द्वीप पड़ता था। सेंट हेलेना द्वीप एशिया और यूरोप आने जाने वाले लोगों जहाज़ों के लिए एक ठहरने के स्थान के रूप में काम आता था। वहाँ जहाज़ थोड़ा रुककर अपने आगे की यात्रा के लिए निकल जाते थे। सबसे पहले इस द्वीप को पुर्तगाली ने खोजा था।
पर बाद में 1659 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस द्वीप को अपने अधिकार में ले लिया और यहाँ आने अपने किले और बाकी के निर्माण कार्य करने लगे थे। 1673 में डचों ने इस द्वीप पर कब्जा किया, परंतु बाद में कुछ समय बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस द्वीप को उनके अधिकार में वापस ले लिया गया था। बाद में 1673 में ही ब्रिटिश किंग चार्ल्स ईस्ट इंडिया कंपनी को इस द्वीप को अपने अधिकार में रखने और इस पर कब्जा रखने के पूर्ण अधिकार दे दिए थे। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा सेंट हेलेना द्वीप को ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस ले लिया गया था, यानी इसके बाद यहाँ ब्रिटिश ताज का शासन चलेगा, इसलिए इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा पहली बार लॉ कमीशन बनाया गया और इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकॉले बने थे। और जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की कार्यकारी परिषद के चौथे सदस्य भी थे। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई भारत सरकार अधिनियम आपके लिए बहुत उपयोगी होगी।